तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स से एक बड़ा ही मस्त टॉपिक, जो यूनिवर्सल टॉपिक कह सकते हैं आप, कहीं पे भी यूज हो जाता है। फोर्स का फॉर्मूला बताइए भाई क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें हम आपको यहाँ पे ड्राइव करके बताएंगे बेसिकली। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड लॉ के पास जाएंगे और उसके बाद हम थर्ड लॉ के पास जाएंगे। साथ में हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, तो हमें कुछ ज़्यादा आप लोगों को बेसिकली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें आपको करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। तो सबसे पहले बता दूँ, ये जो लॉ है ना, ये जो लॉ है आपके पास, वो बताते हैं दो चीज़ों के बारे में। एक तो इनर्शिया के बारे में, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो बताता है वो फोर्स के बारे में। यस, इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें ये इंडिकेट करता है, बताता है। अब कैसे बताता है वही तो समझाना है। तो आइए समझने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा कि कैसे बताता है। पहले क्या कहा जा रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, वो हम देखने की कोशिश करते हैं, है ना। सबको ही जनरली पता होता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है वो कहता है, बट फिर भी मैं भी बता देता हूँ एक बार। इस लॉ के हिसाब से इनका कहना है, एवरीबॉडी, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकती है, वो हमेशा कंटिन्यू करता है ना। क्या कंटिन्यू करता है? कंटिन्यू करने का मतलब वो उसी स्टेट में रहता है। कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट, वो जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेगा। जैसे मैं यहाँ पे, मैं रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करूँगा, अनलेस एंड अनटिल, मान लो एक ऑब्जेक्ट हूँ कोई, ऐसे खड़ा है चुपचाप, मतलब पुतला है, पुतला ऐसे चुपचाप खड़ा है, ठीक है। जब तक मैं यहीं पे खड़ा ही रहूँगा, कब तक? जब तक एक बाहरी फोर्स मेरे ऊपर न लगाया जाए। अगर इधर से मान लीजिए बाहरी फोर्स आया तो मैं ऐसे हो जाऊँगा, या फिर अपनी पोजीशन को मैं क्या कर दूँगा, चेंज हो जाएगी मेरी। उधर से जब फोर्स लगाई जाएगी, है पुश या फिर पुल भी की जाएगी। जब भी पुल और पुश ही क्या था आपके पास, फोर्स था, राइट। तो या तो फोर्स पुल के फॉर्म में लगाएं या फिर पुश के फॉर्म में, मतलब पुश के फॉर्म में लगाएं या पुल के फॉर्म में लगाएं। मेन चीज़, अगर आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो नो डाउट आपके पास मूवमेंट होने वाली, ठीक है। ध्यान रहे, यहाँ पे जो बात होती है वो एक्सटर्नल फोर्स की होती है, इंटरनल फोर्स की नहीं होती। तो वही चीज़ इनका कहना है, कोई बॉडी कंटिन्यू करती है अपनी स्टेट में, वो स्टेट रेस्ट का भी हो सकता है और यूनिफॉर्म मोशन का भी हो सकता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, रेस्ट पे रहेगी तो रेस्ट पे ही रहने वाले है वो कोई भी ऑब्जेक्ट, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। कब तक? एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं बेसिकली, इन स्ट्रेट लाइन वो कंटिन्यू रहेगा अगर मोशन में रहेगा तो, बाकी रेस्ट पे रहेगा तो कहीं भी रहने वाला है। अनलेस, कब तक? जब तक इसे कंपेल ना किया जाए, जब तक इसे डिस्टर्ब ना किया जाए, जब तक इसके ऊपर लगाया ना जाए क्या, एक एक्सटर्नल फोर्स। किस लिए? टू चेंज इट्स स्टेट, उसके स्टेट को बदलने के लिए। रेस्ट पे है तो मोशन में लाने के लिए, या फिर अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, ठीक है ना। हमने आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवा दिया पहले ही कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको रेस्ट पे लाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही जाएगा, है ना। कुछ नेचुरली होते हैं कि भाई हमने ऐसा किया, एक बॉल लिया हमने, इस पे हमने फोर्स लगा दिया इस वाले डायरेक्शन में, आगे जाकर ये अपने आप रुक गया। सर हमने तो यहाँ पे कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, यहाँ पे भी हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। यहाँ पे बच्चों को बहुत डाउट होता है, तो समझिएगा यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं इसको पीछे के डायरेक्शन में धकेलने के लिए, उसको जनरली इनविजिबल फोर्स के नाम से जाना जाता है। हमें दिखता नहीं है, हमें दिखता नहीं है, फिर भी लगता है। और इन विजिबल फोर्सेस में आते हैं एक नंबर में, आप कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स। किसको कह सकते हैं आप? फ्रिक्शन फोर्स, राइट। जो बॉल अगर आगे के डायरेक्शन में मूव कर रही है तो पीछे के डायरेक्शन में इसको अपोज करने की कोशिश करता है, वो फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा आप कह सकते हैं इसी में एक्ट करता है एयर रेजिस्टेंस। क्या एक्ट करता है आपके पास? एयर रेजिस्टेंस। और तीसरी चीज़ आपके पास आ जाएगी, ग्रेविटी का भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। अर्थ क्या करती है? नीचे के डायरेक्शन में हमेशा पुल करने की कोशिश करती है। तो ये तीन ऐसे फोर्सेस हैं, ये तीन ऐसे फोर्सेस हैं जो क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को मैंने मोशन में लाकर छोड़ भी दिया है, उसके बावजूद भी वो रेस्ट पे आ जाती है। उसके बावजूद भी क्या करे, वो रेस्ट पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ऐसे अपने आप नहीं आ रही है। ध्यान से, ठीक है। तो यही है आपके पास न्यूटन के फर्स्ट लॉ की कहानी, कि जितने भी बॉडी होते हैं वो अपने स्टेट में रहना चाहते हैं। अगर रेस्ट पे होंगे तो रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे, अपने आप वो मोशन में नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई बॉडी पहले से मोशन में है और तो अपने आप वो रेस्ट पे नहीं आएगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। चलिए, आई होप डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। अब आइए हम थोड़ा सा इनर्शिया का कंसेप्ट समझते हैं। आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो लॉ है वो फोर्स को डिफाइन करता है,
प्रिसाइज डेफिनेशन बताता है। तो कैसे बताता है, पता चल गया होगा। यहाँ पे एक फोर्स की पर्टिकुलरली बात कही जा रही है, जनरली एक्सटर्नल फोर्स की, इंटरनल फोर्स की नहीं, ध्यान से, एक्सटर्नल फोर्स की, ठीक है ना। तो एक एक्सटर्नल फोर्स को ये डिफाइन करता है, कैसे, क्योंकि जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा नहीं तब तक ना ही रेस्ट से मोशन में जाएगा, ना ही मोशन से रेस्ट पे आएगा, और ना ही वो अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे इनर्शिया। इनर्शिया में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा, ये वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बट अब आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए इनर्शिया ना किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी के मुताबिक कह सकते हैं आप कि कोई भी जो बॉडी होता है वो रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट करता है मतलब रोकने की कोशिश करता है, किसको, किसी भी चेंज को रोकने की कोशिश करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर यूनिफॉर्म मोशन को। अब चीज़ों को समझिएगा, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, और उसके पीछे का रीज़न होता है इनर्शिया। दूसरी चीज़, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, उसके पीछे का भी रीज़न है इनर्शिया। अब चीज़ों को समझना है, यहाँ पे दो तरह के इनर्शिया होते हैं, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जनरली तीसरा भी होता है, वो एक नॉर्मली आपको समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। जनरली आप दो को मेनली कंसिडरेशन में ले सकते हैं, तीसरा भी लीजिए बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इनर्शिया का मतलब हो गया किसी भी बॉडी की, यस, किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अकॉर्डिंग वो अपने स्टेट में रहना चाहती है। जैसे कि अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, वो आपके पास तुरंत मोशन में नहीं आएगा। बेसिक आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो तुरंत नहीं आएगा, धीरे धीरे आप फोर्स की मैग्नीट्यूड को बढ़ाएं, नो डाउट सडनली बढ़ा दें तो हो जाएगा, बट मैग्नीट्यूड जब तक आप फोर्स का नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा। यहाँ पे मेरे हाथ में एक स्फेरिकल बॉल समझ लीजिए, स्फेरिकल बॉल है, इधर से इस पे पर ऐसे करके फोर्स लगाया, ये मूव नहीं कर रहा है। वहीं अगर मैंने ऐसे बहुत तेज़ से मार दिया, ऐसे करके फोर्स लगा दिया तो मूव करने लग जाएगा। तो पहले वाले केस में मूव क्यों नहीं किया, एक नॉर्मल सा फोर्स दिया था आपने। इसका मतलब ये है कि नीचे के डायरेक्शन में ऑफकोर्स वो वेट लगा ही रहा होगा, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा नीचे के डायरेक्शन में क्या लगेगा, उसका वेट लगेगा। तो एक तरीके से वो वेट जो है ना काम कर रहा है उस बॉडी को उसी पोजीशन में रखने के लिए, रेस्ट के पोजीशन में रखने के लिए, ठीक है ना। और इसी ही प्रॉपर्टी को कहते हैं, उसको क्या हम इनर्शिया के नाम से जानते हैं। इनर्शिया का मतलब सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा। इनर्शिया का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। दूसरी चीज़, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, वो अपने मोशन वाले स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, रेस्ट पे नहीं आना चाहती तुरंत, ठीक है ना। ये चीज़ है आपके पास, और आपके पास यही चीज़ को बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन में अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, और इसी को हम कहते हैं, उसी बॉडी की क्या कहते हैं, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। अगर रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, और उसी प्रॉपर्टी के, बॉडी की उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या, इनर्शिया। समझ में आई नहीं इतनी बात। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को मास और इनर्शिया का कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मास ना बोल सकते हो, आपके पास जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मास के ऊपर। इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके ऊपर, किसके ऊपर, मास के ऊपर, राइट। तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर मास बढ़ गया तो आपके पास जो इनर्शिया है वो भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास एक 2 किलो का बॉल है और आपके पास एक 20 kg का बॉल है, तो आप मुझे बताइएगा कि इसके स्टेट को चेंज करने में, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए और इसको मोशन में लाने के लिए किस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। नो डाउट आप इसमें लगाएंगे, इसका फोर्स ज़्यादा लगेगा इसमें एज कम्पेयर टू दिस वन, राइट। तो उसमें आपको फोर्स जो है वो ज़्यादा लगाने की पड़ गई ज़रूरत। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, वो अपने स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहना चाह रही है, उसको आपको एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा अगर आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो जब जब आपके पास मास बढ़ेगा तो आपके पास इनर्शिया भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। सो इनर्शिया इज नथिंग बट मेजर ऑफ व्हाट, मास। ध्यान रखना है, जितना किलो होगा ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उसके हिसाब से आपके पास जो इनर्शिया होगा वो भी बढ़ता जाएगा। इसका और एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि आपके पास एक स्फेरिकल बॉल ही ले लेते हैं, वही है, एक 2 kg का है और एक आपके पास 20 kg का है, ठीक है। ये आपकी तरफ आ रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आपने फोर्स लगाया, रुक गया, ये स्टॉप हो गया। वहीं पे आपके पास स्पीड सेम कर देते हैं, दोनों की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं,
ठीक है ना। ये भी आपकी तरफ आ रहा है, ये 20 kg वाला बॉल आ रहा है आपकी तरफ, मानिए कितने स्पीड से, फिर से 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से 20 मीटर पर सेकंड से। इसको अगर आप रोकने की कोशिश करते हैं तो नो डाउट अब की बार फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा, फोर्स इसके कंपैरिजन में इसको कम देना पड़ेगा, क्योंकि मास कम है। जब मास कम होता है तो उस केस में आपके पास क्या होता है, इनर्शिया कम होता है, इस केस में इनर्शिया ज़्यादा होता है। तो ये मोशन में था ना, तो मोशन में से रेस्ट में लाने के लिए इसकी इनर्शिया ज़्यादा है, अपने स्टेट में रहना चाह रही है, मोशन में तो मोशन में ही रहना चाह रहे हैं, तो मोशन से उसको रेस्ट में लाने के लिए इनर्शिया क्योंकि ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आई ना बात, इतनी डन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से समझ में आ गया हो कि जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं बॉडी के मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, बॉडी के मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। चलिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया आपको बता दिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे होता है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती। दूसरी चीज़, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, वो अपने मोशन से रेस्ट में नहीं आना चाहती है, ठीक है ना। और तीसरा आपके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर वो नॉर्थ के साइड जा रहा है तो नॉर्थ के साइड ही जाना चाहेगा, अनलेस एंड अनटिल जब तक आपके ऊपर से एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक आप एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। जितना ज़्यादा मास होगा है ना, जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स लगाकर उसके डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कहना है कि अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं किसी भी बॉडी का तो आपको 100% उसके इनर्शिया पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास फोर्स भी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ गई होगी, इतनी बात डन है। अब इसके जब तक हम एप्लीकेशन नहीं करेंगे ना तब तक आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए तो अब मैं फटाफट आप लोगों को करवा देता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स एप्लीकेशन, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल जाए, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। ओके नेक्स्ट, मुझे लगा ये कैमरे में दिखा, अचानक से कैमरे में ये कहाँ से आ गया, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है कुछ एप्लीकेशंस हैं, है ना। यहाँ पे मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ है, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से आपको पता है क्या कहना है, रेस्ट पे तो रेस्ट पे, मोशन में तो मोशन में, ठीक है। तो एक पैसेंजर है जो कि बस में टेंड्स टू फॉल, गिरने की कोशिश करता है। दो तरह से गिरने की कोशिश कर सकता है, एक तो फॉरवर्ड और दूसरा बैकवर्ड, ठीक है। कंडीशन बताता हूँ, ऐसा कंडीशन लीजिए कि आप बस में बैठे हैं, खड़े हैं, खड़े रहिए, ठीक है। आप बस में खड़े हैं और बस भी रेस्ट पे है। तो अचानक से जब बस स्टार्ट होती है और वो एक्सेलरेट करती है, बेसिकली पैर से एक्सेलरेशन देते हैं, उसमें एक्सेलरेट करती है बस, तो उस टाइम पे आपकी टेंडेंसी क्या होती है, पीछे की तरफ फॉल करने की। जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, बस चली और अचानक से आप ऐसे करते हैं, फिर ऐसे पकड़ लेते हैं आप अचानक से। तो यहाँ पे हुआ क्या, आपकी स्टेट क्या थी बस वो देख लीजिए। स्टेट आपकी थी क्या, खड़े रहने की, रेस्ट पे रहने की, लेकिन अचानक से बस मूव करने लग गई। तो आप रेस्ट पे ही रहना चाह रहे हैं लेकिन बस आगे जाना चाह रही है। समझिएगा चीज़ों को, थोड़ी देर के बाद दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे चीज़ों को ये समझना है कि आप ना रेस्ट पे रहना चाह रहे थे, मतलब आप पीछे ही रहना चाह रहे थे, आगे नहीं जाना चाह रहे थे, और यही रीज़न है कि आप पीछे की तरफ आते हैं, बैकवर्ड, ठीक है। दूसरी चीज़, अब समझिए कि बस में आप खड़े हैं और बस मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन है उसका, ठीक है। चलिए मतलब वेलोसिटी सेम है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो वाली मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वो चीज़ है। आपको मैंने पहले ही कंसेप्ट क्लियर करवा दिया, तो यहाँ पे अगर एक आधे वर्ड ऊपर नीचे हो तो प्लीज़ समझ लीजिएगा। अच्छा, अब दूसरी वाली चीज़ हमें समझना है कि बस में हम खड़े हैं और बस मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में। अब अचानक से ब्रेक अप्लाई होता है, ब्रेक अप्लाई होते ही आप ना फॉरवर्डली मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि अब की बार आपकी टेंडेंसी क्या थी पता है, आगे जाने की। बस के साथ आप आगे मूव कर रहे थे, आप ना बस के साथ क्या कर रहे थे, आगे मूव कर रहे थे। जब आप आगे मूव कर रहे थे तो बस अचानक से रुकने की कोशिश करी, तो उसके साथ साथ आपका क्या हुआ, आपकी तो टेंडेंसी मोशन में रहने का, तो आप तो आगे ही जाना चाहेंगे, रुकना नहीं चाहेंगे। बस इसी को कहते हैं बेसिकली इनर्शिया ऑफ रेस्ट पहला वाला कंडीशन था, इनर्शिया ऑफ मोशन दूसरा वाला कंडीशन हो गया। तो या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड आप आएंगे जब बस के साथ ऐसा कुछ जो कंडीशन है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रूट्स फॉल फ्रॉम ट्री व्हेन वी शेक ब्रांचेस, ठीक है ना।
तो ब्रांचेज को आप हिलाते हैं तो फ्रूट्स जो है वो टूट कर गिर जाते हैं। इसके पीछे के रीज़न सिंपल सी बात वही है कि वो रेस्ट पे थे फ्रूट्स, आपने ब्रांचेज को मोशन में ले आया, ठीक है ना, मोशन में लिया है, वो अब भी रेस्ट पे रहना चाह रही है, अब भी वो क्या करना चाह रही है, रेस्ट पे रहना चाह रही है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा तेजी से फोर्स लगा दिया तो रेस्ट पे रहना चाह रही है, आप इधर इधर कर रहे हैं, ये रेस्ट पे रहना चाह रही है, तो उनके बीच का फोर्सेस बिल्कुल वीक हो जाते हैं उनके में, तो टूट जाते हैं और गिर जाते हैं। दूसरा है कॉइन ग्लासेस कार्ड वाले पीसेस, आपने डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छे से देखा होगा, नहीं तो करवा दूंगा मैं आप लोगों को। इस तरह से आपके पास एक गिलास होता था, है ना, ये कैसा गिलास है भाई, चलिए ऐसा कर लेते हैं, गिलास होता था, यहाँ पे आपके पास एक इस तरह से आपके पास वो होता था, क्या कहते हैं इसको, कार्ड का पीस होता था, है ना, चलिए ऐसे ही रख देते हैं इसको, कार्ड का पीस होता था और इस कार्ड के पीस में एक आप कॉइन रखते थे, इसके ऊपर रखते थे, इसको अचानक से हटा लेते थे तो कॉइन जो है वो उसी के नीचे ग्लास में ही गिर जाता था, तो कार्ड के साथ बाहर नहीं आता था। उसके पीछे का सिंपल से यही रीज़न था कि वो रेस्ट पे था, कॉइन रेस्ट पे ही रहना चाहती है, मोशन में नहीं आना चाहती। ट्राई कीजिएगा कभी घर पे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अगला चाहिए एन एथलीट रन ए सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप। तो आप लोगों ने देखा होगा जब लॉन्ग जंप किया जाता है तो पीछे से रनिंग करके आते हैं एथलीट सारे, इसके पीछे का यही रीज़न है, अपने बॉडी को पहले ही मोशन में दे देते हैं ताकि जब वो छलांग मारे, जब लॉन्ग जंप ले, तो उस टाइम पे उसकी जो यूनिफॉर्म मोशन था वो भी उसके साथ ही रहे और ज़्यादा दूर तक चले जाए। मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहिए, तुरंत रेस्ट पे नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, तो ये हेल्प करता है उसमें। नेक्स्ट है जब आप साइकिलिस्ट हैं, एक साइकिल चला रहे होते हैं, ब्रेक मारते हैं तो अचानक से वो तुरंत नहीं रुकती, क्यों, क्योंकि देखिए आपकी टेंडेंसी थी मोशन में रहने की और आप क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, पैडल मार भी रहे, पैडल मार रहे हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो अपने आप तो नहीं रुकती तुरंत, है ना, कुछ टाइम बाद रुकती, क्योंकि आप मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहते हैं। ब्रेक भी अप्लाई कर देते हैं उसके बाद भी तुरंत नहीं रुकती, थोड़ी सी आगे जाकर रुकती है ना, नॉट इन केस ओनली ऑफ साइकिल बट इन ईच व्हीकल, ठीक है। तो उस केस में भी आपके पास बॉडी मोशन में रहती है तो मोशन में ही रहना चाहती हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे आपके पास न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को न्यूटन के फर्स्ट लॉ समझ में आ गए होंगे, राइट। और अगर ऐसा है तो चलिए अब हम चले आते हैं लीनियर मोमेंटम को समझने के लिए, उसके बाद समझेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ को, ठीक है, उसके बाद न्यूटन के थर्ड लॉ को। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा भी वक्त लगेगा, तो प्लीज़ एक बार अच्छे से शांति से प्यार से समझते जाइए लीनियर मोमेंटम को। देखिए लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट जो है वो तब जनरेट हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा इनर्शिया वाला कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया था। 2 kg का और 20 kg के जो दो ऑब्जेक्ट आ रहे थे आपकी तरफ, चलिए इसको बड़ा कर देते हैं 20 kg के हिसाब से, ये भी 20 मीटर पर सेकंड से आपकी तरफ आ रहा है और ये भी 20 मीटर पर सेकंड आपकी तरफ से आ रहा है, इधर से आपकी तरफ आ रहा है। तो इसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, इसको रोकने के लिए और भी ज़्यादा फोर्स चाहिए, मतलब ठीक है, इसके लिए फोर्स कम चाहिए, इसके लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, नो डाउट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो कंसेप्ट जनरेट होता है वो ये जनरेट होता है कि दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो मास पे, है ना, एक मास पे, और दूसरी वेलोसिटी। अब की बार दूसरा वाला केस लीजिए जिसमें आप मास को कांस्टेंट कर दीजिए, ये भी 2 kg का और ये भी 2 kg का। अगर ये आपके पास 20 के स्पीड से आ रहा है और ये आपके पास 50 के स्पीड से आ रहा है, तो नो डाउट फिर से आपको इसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमने देखा यहाँ पे कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, वो या फिर आप कह सकते हैं उसको मोशन में लाने के लिए, वो डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पे, वो डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पे। पहली चीज़ है मास, दूसरी चीज़ है वेलोसिटी। तो यहाँ से लीनियर मोमेंटम का जो कंसेप्ट है वो जनरेट होता है। लीनियर मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप इसकी डेफिनेशन बताएंगे तो ये बताना चाहता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द, ऐसे करके डेफिनेशन बनाएंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी ठीक है ना, कि मास कितना है बॉडी का और उसकी वेलोसिटी कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। तो मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास किसी बॉडी का m ले लीजिए, वेलोसिटी किसी बॉडी का v ले लीजिए, तो मास इंटू में वेलोसिटी हो जाएगी। दिस विल बी द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर लीनियर मोमेंटम। अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कंसेप्ट अभी हम यूज करने वाले हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ में, ठीक है। अच्छा, लीनियर मोमेंटम जो होता है वो होता है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी अगर आप ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो देखिए मास का क्या होता है kg,
और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड विल बी द एसआई यूनिट फॉर मोमेंटम। तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई है बीच में, क्रॉस प्रोडक्ट मत समझिएगा, फिलहाल तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना उसके बारे में। तो आई होप आपको मोमेंटम का थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हो गया होगा, है ना। मोमेंटम है ना, बॉल तेज़ आपकी तरफ तेज़ से आ रही है, बहुत तेज़ से आ रही है, आपको ज़्यादा उस बॉडी की मोमेंटम ज़्यादा होगी, नो डाउट, ठीक है ना। अगर मास को आप कांस्टेंट रखते हैं, अगर आप मास को कांस्टेंट रखिए, यहाँ से रिलेशन में से देख लीजिए, अगर आपके पास मास कांस्टेंट है, फिक्स है ये वाली चीज़, तो आप इस समझिए कि है ही नहीं, इसको हटा दीजिए। तो जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी घटेगा तो मोमेंटम भी घट जाएगा। वहीं अगर आप वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं तो पी और एम डिपेंड करेगा एक दूसरे पे, मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, मास घटेगा तो मोमेंटम घट जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ है आपके पास। अब आते हैं हम न्यूटन के सेकेंड लॉ पे। अब हम इसकी स्टेटमेंट को देखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए, ये आपको रिलेशन बताता है वही मोमेंटम और फोर्स के बारे में, है ना। देखिए, पहले वाले लॉ ने आपको इनर्शिया और फोर्स के बारे में कुछ चीज़ें बताई, इनर्शिया के बारे में बता दिया ना। इनर्शिया ओवरऑल बता क्या रहा है, फर्स्ट लॉ को बता रहे हैं, फर्स्ट लॉ को कहते भी हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। इसमें कहा जाए दिस लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन पी एंड एफ। पी एंड एफ इज व्हाट, पी इज योर मोमेंटम वेयर एफ इज योर फोर्स, राइट। चलिए, अब इसकी एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है स्टेटमेंट। इस लॉ के हिसाब से कहा जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले मैं आप लोगों को इतना ही समझाना चाहूँगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि मोमेंटम कितना चेंज आ रहा है, मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, और उस मोमेंटम को चेंज होने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम का चेंज आया, ये चीज़ आपके पास, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप चेंज को समझिए। किसी भी बॉडी में चेंज का क्या मतलब है। मान लेते हैं एक एक्स है जिसमें कुछ ना कुछ चेंज आया, तो उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं उसके चेंज को दिखाने के लिए। डेल्टा एक्स मतलब एक्स में कितना चेंज आया उसको हम दिखाने के लिए। इज़ इक्वल टू वो होता है आपके पास x2 माइनस का x1। x2 माइनस x1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। x2 माइनस x1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस ही अगर मैं इसको मानता हूँ तो यहाँ पे कितना था, बाद में कितना हुआ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ओवरऑल ये वाला आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप वेलोसिटी में चेंज की बात करेंगे तो v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन जनरली v माइनस यू देंगे, क्योंकि फाइनल को v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी भी चेंज में अगर किसी भी चीज़ की अगर हम चेंज की बात करेंगे टाइम की, तो डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब हो गया t2 माइनस t1, फाइनल टाइम माइनस का इनिशियल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा p2 माइनस का p1, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट जहाँ पे भी आ जाएगा मतलब आप वहाँ पे बात करेंगे 100% टाइम के बारे में, और यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, डेल्टा पी। चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होगा, डेल्टा पी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है और उसको चेंज होने में कितना वक्त लगा है, मतलब टाइम में कितना चेंज आया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये हुआ, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की पूरी लाइन का मतलब ये चीज़ है। ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू इट। तो इसके ऊपर जितना फोर्स हमने अप्लाई किया है एक्सटर्नल फोर्स, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, नो डाउट, है ना। तो अब चीज़ों को समझिएगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम सेटअप होगा उस बॉडी के अंदर, नॉर्मल सी बात है ये। तो अब यहाँ से ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन होता है वो होता है आपके पास, और जब भी ये हटता है तो ये कॉन्स्टेंट आता है k, और आपके पास कुछ इस तरह के नज़ारे आपको दिखेंगे। यहाँ पे k की वैल्यू होती है, इस केस में 1 होती है, हर केस में 1 नहीं होती, नो डाउट कुछ ना कुछ होती है, तो वो एक अलग का केस है। इस केस में 1 होता है, तो इसको आप गायब कर सकते हैं यहाँ से। तो आपके पास आया डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू में फोर्स। बताइए, यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। आपको पता है मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू में वेलोसिटी। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया पीछे, राइट, ठीक है। तो डेल्टा को मैं ऐसे रखता हूँ, मोमेंटम की जगह मास इंटू में वेलोसिटी रहता हूँ अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू में फोर्स। देखिए, मास कभी भी चेंज नहीं होता, किसी भी बॉडी का ना मास कभी भी चेंज नहीं होता, कभी नहीं चेंज होता है, कभी नहीं। चाहे आप अर्थ में रहे, मून में ले जाए, सन पे ले जाए, किसी और प्लेनेट में ले जाए, कहीं और ले जाए, अगर किसी भी बॉडी का जो मास है वो अगर मैं 5 kg की बात करता हूँ तो 5 kg फिक्स ही रहता है, चेंज होता है उसका वेट।
तो वेट और मास के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको आगे ग्रेविटेशन चैप्टर में डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आपको समझना है कि मास कभी भी चेंज नहीं होता, और जब चेंज नहीं होता तो उसमें ये वाला साइन कभी नहीं लग सकता, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और डेल्टा सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में आएगा, और वेलोसिटी में चेंज आता है आपको पता ही है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि पहले कम वेलोसिटी होगी, हम एक्सेलरेशन दे देंगे, वेलोसिटी बढ़ जाएंगी भाई ज़्यादा। चलिए, मास को ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। देखा है ना, पढ़ा है ना, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या फिर ये भी बड़ा होगा वी माइनस यू अपॉन में टी टू माइनस टी वन, या फिर सिंपली टी, तो नीचे चेंज इन टाइम को सिंपली टी लेते थे। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, एक्सेलरेशन। और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिर आप इसको ऐसे लिख लें, आपका जो फॉर्मूला है वो आपके पास ड्राइव होकर आपके पास आ चुका है। समझ में आई ना बात, इतनी डन है, नॉर्मल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया न्यूटन के सेकंड लॉ। अच्छा, अगर कोई 9th क्लास का स्टूडेंट देख रहा है तो इस वाले मेथड से करेंगे, और अगर कोई 11th क्लास का कोई स्टूडेंट और सेकंड लॉ को ड्राइव वो देखना चाहता है, करना चाहता है, तो उसको लिए थोड़ा सा ये जो डेल्टा डेल्टा जहाँ पे वहाँ पे हम डी यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव का कंसेप्ट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो ऐसे नज़ारा दिखाएगा, और वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मास के जगह पे, नो डाउट, सॉरी मोमेंटम के जगह मास इंटू में वेलोसिटी, ये आ जाएगा डी टी, सब कुछ वैसे रहेगा, ए हटेगा, कांस्टेंट के आएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है। मास बाहर रखेंगे तो आ जाएगा आपके पास डी वी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के की जगह 1, तो ये फोर्स रहा। मास इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा की जगह वी डी आया, और सब कुछ वही है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फोर्स का फॉर्मूला आप इस तरह से निकाल सकते हैं अगर कोई 11th क्लास का स्टूडेंट है तो। 11th में हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, 9th में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, क्योंकि 11th में आपको डेरिवेटिव सिखा दिया जाता है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेकंड लॉ का जो डेरिवेशन है वो समझ में आया होगा, और मोमेंटम और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरी चीज़, यहाँ पे फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में भी आपके पास जो रिलेशन है वो देखने को मिलता है। और अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस, है ना। जब तक हम एप्लीकेशंस करेंगे नहीं तब तक हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा नहीं। तो चलिए अब हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशंस। तो चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। इसमें लिखा गया है, एक कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ पाइल ऑफ टाइल्स। क्या बात है ना, बिल्कुल झटके में तोड़ दिया जाता है। जैसे एक टाइल लिया, दूसरा टाइल लिया, तीसरा टाइल, चौथा टाइल, पांचवा, छठा, 6 टाइल का ग्रुप मान लीजिए ऐसे करके रखा हुआ है ना। और जो कराटे प्लेयर है तो क्या करते हैं, धड़ाम से मार देते हैं। उनका जो प्रैक्टिस होता है ना, सिर्फ इसी चीज़ का होता है कि कितनी जल्दी से मारना है, कितनी तेज़ी से मारना है, कितनी तेज़ी से मारना है। समझ में आए। हाथ का मास तो फिक्स है उतना ही, हाथ का मास क्या आपके पास फिक्स है, मास तो थोड़ी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, नो डाउट। उसके बाद स्पीड, मेन चीज़ है आपके पास, वेलोसिटी कितनी जा रही है हाथ के, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा क्या होगा, मोमेंटम होगा, उतने ज़्यादा क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो जो पाइल्स ऑफ टाइल्स होंगे, जो टाइल बहुत सारे होंगे, उनको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, किसके लिए, इसके मोमेंटम को रोकने के लिए। हाथ के जो मोमेंटम जाएंगे ना उसको रोकने के लिए। मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपके पास, उसमें फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो, कुछ इस तरीके से मैं अभी समझा देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया डेल्टा एम डिवाइडेड बाय में डेल्टा टी। नो डाउट हम फोर्स की बात कर रहे हैं, अगर मोमेंटम बढ़ा दिया हमने तो फोर्स भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नो डाउट। लेकिन दूसरी चीज़ आप देखिए, टाइम को ना घटाया है, जब टाइम घटाया तो भी तो फोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बोलिए हाँ या नहीं। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ना, यहाँ पे टाइम इंटरवल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चेंज इन टाइम के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है टाइम अगर बढ़ेगा, घटाना है बेसिकली, यहाँ पे फिलहाल घटाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम जो हाथ के थ्रू लगाएंगे ना, जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी उतनी जल्दी टकराएगा, जल्दी टकराएगा मतलब टाइम कम लगा है। अगर मैं ऐसे ला रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लगा, मोमेंटम बहुत कम लगेगा, फोर्स भी बहुत कम लगेगा, टाइल्स नहीं टूटेंगे, पता भी नहीं चलेगा कब हमने ला दिए यहाँ पे। तो इसमें हुआ क्या एक्चुअल में, यहाँ पे हमने टाइम बहुत ज़्यादा कम लगाया, टाइम बहुत कम लगाया तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। मास इंटू वेलोसिटी, मास हाथ का फिक्स है, मोमेंटम तेज हुआ, क्यों, क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा हुआ, क्योंकि वेलोसिटी बहुत तेज थी, ठीक है ना। मोमेंटम बढ़ा, फोर्स बढ़ गया, टाइम वैसे भी कम हुआ, फटाक से फोर्स भी बढ़ गया। ओवरऑल फोर्स ज़्यादा लगा है उसके टाइल्स पे, टाइल्स टूट गया। या फिर जो स्लैब होती हैं आइस स्लैब, उसको भी तोड़ने के लिए सेम इसी के कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। और आगे से ये जितने भी एप्लीकेशन है उसमें सबका इसी का कंसेप्ट होगा, टाइम कम लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, खत्म बात, ठीक है। अब देखो दूसरा बोला क्रिकेट,
जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं उसमें फील्डर होते हैं क्या करते हैं, हाथ को जब भी कैच ले रहे होते हैं उस टाइम पे अपने हाथ को क्या करते हैं, स्लोली स्लोली पीछे लाते हैं। जब कैच पकड़ते हैं तो नीचे लाकर कैच पकड़ते हैं एग्जैक्टली, यहीं पे दबोच नहीं लेते, ठीक है। यहाँ से दबोचते हैं, पूरा का पूरा मोमेंटम जो हाथ में ट्रांसफर हो जाएंगे, और जब पूरा मोमेंटम हाथ में ट्रांसफर होंगे तो हाथ की बच जाएगी, बहुत ज़्यादा इंजरी तेज़ की आ जाएगी। वहीं पे जब उधर से आ रहा है, हमने थोड़ा सा यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पकड़ लिया, धीरे 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 साइड वो कर लिया, धीरे 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 लोअर कर दिया हाथ। लोअर करने से क्या, टाइम पीरियड आपकी बार मैंने बढ़ा दिया। जैसे आपकी बार मैंने टाइम पीरियड बढ़ाया है तो आप देखिए टाइम पीरियड अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या लगेगा, आपकी बार कम लगेगा। तो हाथ पे फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। टाइल्स को तोड़ते टाइम हमें ज़्यादा फोर्स मारना था ताकि टाइल्स टूटे, आपकी बार हाथ को थोड़ी तोड़ना है, आपकी बार टाइम को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगवाना पड़ेगा। टाइम ज़्यादा लगवाएंगे तो ओवरऑल फोर्स हमारे हाथ में क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है, कार पैसेंजर्स आर एडवाइज टू वेयर सीट बेल्ट। देखिए सीट बेल्ट पहनना क्यों ही चाहिए कार में, साइंटिफिकली समझ लीजिए, है ना, कि सिर्फ पुलिस वाले बोलते हैं या फिर रूल्स बना दिए हैं, ऐसा नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए होता है। क्यों पहनते हैं, क्यों नहीं पहनना चाहिए, समझिएगा। जब कार में आपने सीट बेल्ट लगाया है, कैसे आपको प्रोटेक्ट करता है, चलिए नहीं लगाते, नहीं लगाने का नतीजा देखते हैं, ठीक है। अचानक से कुछ आया, आपने अचानक से ब्रेक मारा, आपकी बॉडी क्या थी, आपके पास आपकी बॉडी रेस्ट पे थी, रेस्ट पे ही रहना चाहती, नो डाउट, लेकिन धड़ाम से बॉडी वैसे तो रेस्ट पे नहीं थी, कह सकते हैं गाड़ी के साथ आपके मोशन में थी, यहाँ पे रेस्ट में नहीं थी, सॉरी मोशन में था आपकी बॉडी, क्योंकि गाड़ी के साथ क्या थे, बस वाला एग्जांपल आपको दिया था, आगे जा रहे थे, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे, राइट। ऐसे थे, ब्रेक जैसे अप्लाई किया, आपकी बॉडी मोशन में थी, तो मोशन में ही रहना चाहती है, आप अचानक से गाड़ी को रोक दिए, क्या होगा, आपकी बॉडी आगे जाएगी, धड़ाम जाके शीशे में लगेगी, बढ़िया वाला चोट लगेगा। वहीं अगर आपका सीट बेल्ट होता तो ऐसा नहीं है कि आपको चोट लगने से बचा लिया जाएगा, बट मैक्सिमम चांसेस है कि बचा लिया जाएगा, लेकिन हो सकता है लग भी जाए तो उतना ज़्यादा इंजरी नहीं आएगी। कैसे, जैसे ब्रेक अप्लाई किया, आपने सीट बेल्ट पहन रखा है, सीट बेल्ट जो होता है ना, ऐसा नहीं होता कि यहीं पर बांध के रखा है आपको, अगर फोर्स लगाया, आपकी बॉडी जा रही है तो आपकी बॉडी आगे जाएगी, नो डाउट। सीट बेल्ट आपको यहीं पे नहीं रोक रहा है, चीज़ों को समझिएगा, कभी भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं आप। सीट बेल्ट ना पूरा खुल जाता है, लंबा सा एकदम, तो यहाँ से ना वो क्या करता है, धीरे 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 लेकर जाता है आपके वहाँ पे, जब जो भी डेस्क है वहाँ तक टकराने के लिए धीरे 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 लेकर जा रहा है, धीरे धीरे लेकर जा रहा है, मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फोर्स कम लगेगा, तो आपकी बॉडी द्वारा जो सामने फोर्स लगाया जाएगा बहुत कम लगेगा, आपको इंजरी नहीं होगी। इस तरह से आपको बेसिकली आप बच जाते हैं, सिंपली बात यह, प्रोटेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट है, स्प्रिंग्स आर प्रोवाइडेड टू कार सीट्स। जितने भी कार सीट्स होते हैं उसको में क्या करते हैं, स्प्रिंग प्रोवाइडेड होते हैं, सेम इसी चीज़ के लिए, ताकि उछल कूद करें, दच्चियाँ लगे ना, दच्चियाँ बोले तो ब्रेकर्स जब आएँ तो ऊपर नीचे हो, तो जब नीचे जाएँ तो अचानक से नहीं पटकाएं, स्लोली स्लोली स्प्रिंग लेकर जाएगा, स्लोली स्लोली, तो टाइम बढ़ा देगा, तो फोर्स आपके ऊपर कम लगेगा। नेक्स्ट है, एथलीट्स फॉल ऑन कुशन्ड बेड और सैंड। आप लोगों ने देखा होगा, या तो रेत जैसे चीज़ें हो गई, वहाँ पे जो एथलीट्स होते हैं प्रैक्टिस करते हैं लॉन्ग जंप वाले, या फिर जहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट होते हैं या फिर कुशन होते हैं ना, गद्दे टाइप के बना दिए जाते हैं, वहाँ पे कूदते हैं। वो भी क्या करते हैं, वो मटेरियल ऐसा होता है कि जब उसके आप उसके ऊपर जब आप फॉल करते हैं तो धीरे 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 टाइम ज़्यादा लगता है एक्चुअल में सॉलिड स्टेट के पास पहुँचने के लिए, सॉलिडिफिकेशन के पास पहुँचने के लिए, मतलब पूरा एकदम हार्ड सर्फेस तक पहुँचने के लिए, सिंपल सी बात ये। तो आपको कहीं ना कहीं टाइम बढ़ा दिया तो फोर्स कम लग रहा है। इन कंसेप्ट के ऊपर ये जो चीज़ें हैं वो काम करती हैं। समझ में आई ना बात, इतनी डन है। और अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पे, तो देख लीजिएगा। देख लीजिए इसमें क्या बोला, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पूछा है, प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, ठीक है। मास कितना दे रखा है, ऑफ 3 kg, और एक्सेलरेशन पूछा है, इसे इधर डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट के साथ लिख लीजिएगा, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट फोर्स, आपके पास फोर्स निकालना है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास कितना है, एक्सेलरेट बॉडी होना मास ऑफ 6 kg, तो 6 मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा, तो फोर्स आ जाएगा आपके पास 24 न्यूटन। ऐसा यूनिट उसके हिसाब से रखिएगा जो पूछा गया उसके हिसाब से निकालने के बाद, ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द टॉय कार वेइंग 200 ग्राम, हमेशा आपको इसको ऐसा यूनिट में रखना है। तो जो मास होगा उसको आप केजी में लाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 kg आ जाएगा। दूसरी चीज़ विद वेलोसिटी ऑफ कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, मास है 0.2 इंटू वेलोसिटी है 5। डेसिमल हटाइए, नीचे 10 लगे, 5 से ये 2 बार में काट दिए, 2 से 2 से बढ़ा दीजिए, 1 आ जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट हमने अभी आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा अच्छे से रीडिंग ले लीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए आपसे।
इसमें कहा जाता है विंग, एक आपके पास कार है जिसका मास जो है वो 600 kg है, ठीक है, और वेलोसिटी उसके पास है 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे निकालने जा रहा है, अब इसमें कहा जाता है रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली, मतलब धीरे धीरे यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन हो रहा है, धीरे धीरे वो क्या आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। तो 100% ये जो चीज़ थी ना, ये जो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी थी, और क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 आ गई, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, 20 सेकंड्स का। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने आपको ये चीज़ करवाया हुआ, राइट। नेक्स्ट है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द कार निकालना है। इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, मास इंटू में इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम का मतलब मास इंटू में इनिशियल वेलोसिटी। मास है 600 kg मल्टीप्लाई में 30, कितना आ गया वो kg मीटर पर सेकंड में लिख दीजिए, मोमेंटम खत्म। फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल मोमेंटम करेंगे तो मास कुछ भी हो 0 से इंटू करेंगे तो नो डाउट वो 0 आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्या निकालना है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों निकाल दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब होता है, डी अपॉन में dt, यही चीज़ तो आपको मैंने समझाया, डेल्टा p अपॉन में डेल्टा t, बेसिकली चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम। तो देख लीजिए चेंज इन मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम 0 है माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, 6 या 48 0 0 0 इतना है, और डिवाइड में 20 सेकेंड, जो भी आएगा उसे आप लिख लीजिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में आंसर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ द कार। नो डाउट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 30 मीटर पर सेकेंड था, डिवाइडेड में टाइम 20, कितना आ गया माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। देखिए यहाँ पे अब चीज़ें क्या है देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़ी ही छोटी सी चीज़ है। अच्छा कई बार इसमें बच्चे का डाउट होता है, इसको काट देंगे ना तो माइनस का 2400 न्यूटन आ जाएगा। अब बात आती है बच्चे को डाउट आता है सर यहाँ पे न्यूटन क्यों आया, न्यूटन आने के पीछे का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स। ध्यान रखिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की एक्चुअल में फोर्स ही है, तो फोर्स के यूनिट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्सेलरेशन निकाल दिया। अगला पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, वो हमने पहले ही निकाल लिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने या फिर फोर्स निकालने, बात एक ही पड़ेगी। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 600 किलो था या 6000 था, 600 किलो था, और इंटो में जो भी एक्सेलरेशन आया इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ निकल कर आ जाएगी, माइनस का 2400 न्यूटन, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड पूछा है तो सिर्फ आप प्लस का लिख देंगे, माइनस का लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि बस उसका डायरेक्शन क्या रहता है, आपके पास अपोजिट रहता है टू द मोशन। नेक्स्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूमेरिकल थे, बड़े छोटे छोटे से थे, इनके बेस पे ज़्यादा तगड़े न्यूमेरिकल बनते तो हैं, लेकिन अभी के लेवल पे आप लोगों को उतना लेवल का मैंने आपको करवाया नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ की बात करेंगे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। तो न्यूटन के थर्ड लॉ का क्या कहना है, ये अब रिश्ता बताता है आपको। किसके बारे में रिश्ता बताता है सर, तो रिश्ता बताता है आपको एक तो एक्शन फोर्स के बारे में, दूसरा रिएक्शन फोर्स के बारे में। तो इसको समझाने से पहले सबसे पहले जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने शायद आप लोगों को बताया था, नहीं बताया था, समझ लीजिएगा। ऐसे रखिए, कई वीडियो बनाता हूँ यार एक दिन में ना, कभी इस क्लास का कभी उस क्लास का, तो थोड़ा सा मैसअप सा हो जाता है, लगता है उसमें बताया हुआ है इसमें बताया हुआ है, तो देख लीजिएगा एक बार प्लीज़। मान लीजिए एक बॉक्स है जिसका मास m है ना, बॉक्स है बॉक्स जिसका मास क्या m है, तो नीचे के डायरेक्शन में 100% ये एक वेट लगा रहा होगा, जिसका मतलब क्या होगा mg, ठीक है। ये कई बार मतलब कई बार लगभग हर क्लासों में ये चीज़ मैं डिस्कस करवाई देता हूँ, 9th to 12th के बीच में कहीं पे भी आ जाता है ये। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास mg, है ना। तो वेट इज इक्वल टू mg, जो डाउनवर्ड फोर्स हमेशा लगा ही रहा होगा। चलिए अपवर्ड फोर्स की बात करते हैं। नो डाउट दिस विल बी योर नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल फोर्स कहते थे ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसको क्या कहते थे हम, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स जितना नीचे लगता था फोर्स उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर लगता है, तभी ये यहाँ पे अपने सरफेस पे बैलेंस्ड है। अदरवाइज या तो नीचे चला जाता है, फिर ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होता है तो ऊपर हवा में उड़ रहा होता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम एक्शन कहते हैं, और ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम रिएक्शन कहते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन इज नथिंग बट दिस टू थिंग्स आर टू फोर्सेस, वन विच एक्ट्स both the two forces acts opposite to each other but equal in magnitude। चीज़ों को समझिएगा, नीचे 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो ऊपर भी 10 का लगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो किसी एक में आप माइनस लगा सकते हैं, इक्वल लगा दीजिए और माइनस। तो ओवरऑल जो फोर्स है 10 और माइनस का 10 कितना हो गया 0। तो ओवरऑल जो फोर्स रहता है वो 0 रहता है। 0 रहने का मतलब बॉडी क्या है आपके पास, बैलेंस्ड है। समझ में आती है ना बात, नेट फोर्स 0। अब इसके स्टेटमेंट पे आते हैं तो इनका स्टेटमेंट कहना है टू एवरी एक्शन, कोई सा भी आप एक्शन करेंगे, कोई सा भी आप एक्शन कर रहे हैं, देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ध्यान रखना है एक्शन और ये जो रिएक्शन होते हैं ये दोनों चीज़ दो डिफरेंट बॉडी में एक्ट करते हैं हमेशा। जैसे कि डाउनवर्ड वाला जो फोर्स लग रहा है वो अर्थ के सरफेस पे लग रहा है, बोलिए हाँ या नहीं, और जो अपवर्ड वाला फोर्स लग रहा है वो इस बॉक्स के ऊपर लग रहा है। बॉक्स ने सरफेस पे डाउनवर्ड फोर्स लगाया जिसको हम एक्शन फोर्स कर रहे हैं कह रहे हैं, और रिएक्शन फोर्स कौन सा है, जो ऊपर के डायरेक्शन में लगा बॉक्स के ऊपर। ठीक है, हमेशा ऐसे ही समझना है। दो बॉडी आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इसको ऐसे इसको ऐसे, नो डाउट ये इसके ऊपर एक्शन लगाया तो ये इसके ऊपर रिएक्शन लगाया। एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग बॉडी पे लगता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे थप्पड़ मारा, गाल ने मेरे हाथ पे थप्पड़ मारा, ऑपोजिट चीज़ों पे लग रही है। ये अलग बॉडी हो गया, गाल अलग बॉडी हो गया, मेरा फेस अलग बॉडी हो गया, तो ये एक्शन दिया, इधर से इसको रिएक्शन मिला। ऐसा नहीं होता कि हाथ में चोट नहीं लगता, हाथ में भी लगता है, डिपेंड करता है नो डाउट उनकी सरफेसेस पे। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके पास। ठीक है, चलिए तो आगे की बात कर लेते हैं। हमारे पास अब न्यूटन थर्ड लॉ के एप्लीकेशन भी हमें यहाँ पे जरूर देखने को मिलता है, तो एक बार हम एप्लीकेशन जरूर डिस्कस करेंगे एंड दिस इज योर लास्ट टॉपिक। तो फटाफट देख लेते हैं एक्शन रिएक्शन से कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं वो देखिए। ए गन रिकॉइल्स व्हेन शॉट फायर्ड फ्रॉम इट। आप लोगों ने कभी देखा हो तो जब हम फायर करते हैं तो गोली आगे जाती है बट बंदूक पीछे आती है, गोली आगे जाती है बट पीछे आती है, बंदूक पीछे आती है। गोली आगे गया, आई हाय हाय, तो एक्शन हुआ, उसने पीछे की तरफ एक फोर्स लगाया, रिएक्शन हुआ, खत्म बात। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। इन केस ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स, इस केस में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेमेबल वाला गैस पीछे के डायरेक्शन में छोड़ा जाता है और ऊपर के डायरेक्शन में हम चले जाते हैं। मान लीजिए ये रॉकेट है हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, रॉकेट है, ये हमारे पास रॉकेट है। तो इधर से ना गैसें छोड़ी जा रही बहुत तगड़े स्पीड से, बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से, तो जितने ज़्यादा इधर फोर्स लगाया जा रहा है, इधर हो गया एक्शन और इधर हो गया आपके पास रिएक्शन। तो न्यूटन के थर्ड लॉ पे इतनी बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। समझ में आ रही होगी बात, नॉर्मल सी चीज़ है। नेक्स्ट आपके पास ड्यूरिंग स्विमिंग, स्विमिंग करते हैं उस टाइम पे भी क्या करते हैं, अगर मुझे आगे जाना है तो पानी को पीछे की तरफ काटते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं। जित एक्शन पीछे किया, पानी ने हमारे ऊपर फोर्स लगा दिया, हम आगे चले गए, रिएक्शन मिल गया हमें। ड्यूरिंग वॉकिंग, अब बोलेगा वॉकिंग करते हो सर कैसे एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, देखिए अगर मैं खड़ा हूँ तो खड़ा हूँ, अगर मैं उछल रहा हूँ तो यहीं हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे मैं चल रहा हूँ, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, तो इसमें हो क्या रहा है, आप ना अर्थ के सरफेस पे पीछे के डायरेक्शन में एक एक्शन दिया, उसने आपको रिएक्शन दिया, आप आगे चले गए। तो हमेशा ऐसे हम यूज़ करते हैं। जो रोइंग है, बोट होती है, पानी है, ये आपके पास बोट है, ये आपके पास बोट है, टिडिंग टिडिंग, यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई चप्पू लिया हुआ है। पानी को क्या करा जाता है, पानी को पीछे के डायरेक्शन में धकेला जाता है, टिडिंग, और उधर से भी टिडिंग, पीछे के डायरेक्शन में आपकी पानी को पीछे धकेला, टिडिंग, बोट आगे चली गई। बस ये कहानी रहती है आपके पास और कुछ नहीं। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। समझ में आ रही होगी बातें थी तो डन है। ठीक है, अगर इसके बेस पे कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है तो आता है वो गन वाला, ठीक है ना, गन वाला। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक गन है, टिडिंग, मान लीजिए बस यहाँ से बुलेट हमारी निकली और आगे चली गई, टिडिंग, यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। तो इसका खुद का कुछ ना कुछ मास होगा, खुद का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, खुद का कुछ ना कुछ मास होगा, खुद का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो स्टार्टिंग का मोमेंटम लास्ट के मोमेंटम के इक्वल होता है, तो आप ऐसे रख सकते हैं m1v1 इज इक्वल टू m2v2। बस डायरेक्शन क्या होता है आपके पास, अपोजिट होता है, तो नेगेटिव का साइन रख सकते हैं। आपको इन चारों में से 3 चीज़ दी जाएगी, एक चीज़ आपको निकालना रहेगा, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है ना। या फिर आप ये भी कह सकते हैं इसने जितना इसके ऊपर फोर्स लगाया उतना ही फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। न्यूटन का थर्ड लॉ का है ही एक्चुअल में यही चीज़, पहला वाला फोर्स दूसरा वाला फोर्स इक्वल है बट डायरेक्शन इनका क्या है, अलग है। तो अलग की वजह से माइनस का साइन लगाते हैं, ये माइनस का अंदर आएगा तो प्लस का होगा, तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, तो टोटल फोर्स का सम क्या हो गया, 0, तो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ऐसे कुछ कहानियाँ आपके पास चलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।